हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी का 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे। पहला ही वीडियो है 9.3 का। इससे पहले हम आपको 9.1 9.2 शानदार जानदार ईमानदार तरीके से करवा चुके हैं। 9.3 आज अपने को चालू करना है। मैंने आपको बता ही दिया है, पहला वीडियो है और इसमें आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहानी पढ़नी है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज फोकस करेगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक हम देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में तो सभी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, मे बी 2 या 3 वीडियो लगेंगे इसको हमें कंप्लीट करने में। तो देखते हैं, जितना भी टाइम लगेगा आपको जानदार शानदार ईमानदार तरीके से करवाएंगे। लेकिन आज वाली वीडियो में पहले बेसिक और फिर क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो क्या कहते हो, स्टार्ट करें? आइए फटाफट से नोट सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों से बोलता है अगर आपको मुझे यूज करना है तो छोटी मोटी कंडीशन सेटिस्फाई करो और मुझे यूज करो। तो पहली कंडीशन है, ठीक है, पहली कंडीशन है क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट विद रिप्लेसमेंट परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे वो वाला एक्सपेरिमेंट विद रिप्लेसमेंट परफॉर्म होना चाहिए। विद रिप्लेसमेंट का मतलब आपको मालूम है, पूरा एक बॉक्स भरा हुआ है, बॉक्स में से आपने बॉल को ड्रॉ करा, फिर वापस रख दिया, फिर आपने ड्रॉ करा, फिर वापस रख दिया, फिर आपने ड्रॉ करा, फिर वापस रख दिया। विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट की जा रही है ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस पे। ठीक है भाई, तो अगर क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट है वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। और विद रिप्लेसमेंट का हिडन मतलब आप इसके ब्रैकेट में नोट कर लें, टोटल आउटकम रिड्यूस ना होना। ठीक है भाई, टोटल आउटकम जिस क्वेश्चन में रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, टोटल आउटकम रिड्यूस ना होना। ठीक है भाई, जिस क्वेश्चन को रीड करके आपको मालूम चलेगा अरे इसमें तो टोटल आउटकम रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो वहां पर भी आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। या फिर अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आ गया विद रिप्लेसमेंट, तो वहां पे भी आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये वाला देखो, कॉइन को 6 बार टॉस करा। ठीक है, कॉइन को आपने 6 बार टॉस करा और आगे आप देखिए कहीं पर भी नहीं लिखा कि विद रिप्लेसमेंट है। तो आपको अपने माइंड लगा करके सोचना है, यार एक कॉइन है, तो कॉइन को मैंने पहली बार टॉस करा, 2 आउटकम है हेड और टेल, फिर दूसरी बार टॉस करा, फिर से 2 आउटकम है हेड और टेल, फिर तीसरी बार टॉस करा, फिर से 2 आउटकम है हेड और टेल, फिर से दोबारा टॉस करा, फिर से 2 आउटकम है हेड और टेल। तो जितनी बार मैं कॉइन को टॉस करूंगा हेड और टेल तो सेम रहेगा, है ना, आउटकम जो आना है वो सेम रहेगा। तो यानी कि इसमें टोटल आउटकम कम नहीं हो रहे हैं, टोटल आउटकम में रिड्यूस ना होना। तो ये वाला क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, या फिर आप एक एग्जांपल ये वाला देखिए। ठीक है, ये वाला 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया विद रिप्लेसमेंट, है ना, देखो प्रॉपर लिखा है ना विद रिप्लेसमेंट, है ना, विद रिप्लेसमेंट। अब आपका यहाँ पे डाउट आएगा, सर आपकी बात हमने मान ली, आपने कहा क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा विद रिप्लेसमेंट, जैसे इसमें है हम बाइनोमियल यूज कर लेंगे। या फिर सर क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को रीड करके अगर हमें फीलिंग आएगा कि सर अच्छा इसमें तो टोटल आउटकम कम नहीं हो रहा, तो हम बाइनोमियल यूज कर लेंगे। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट, या फिर अगर क्वेश्चन में लिखा आया साइलेंट है, कुछ लिखा ही नहीं है उसके अंदर, तो क्या करेंगे? अरे तो इसके पहले की 2 एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, पहले की 2 एक्सरसाइज में क्या पढ़ा आपने? कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का यूसेज कब होता है? बताइए बताइए, कब पढ़ा? 9.1 में आपने सीखा है कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई होता है जहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन है, या फिर जहां पे क्वेश्चन साइलेंट रहता है वहां पर। यस और नो? फिर उसके अगली एक्सरसाइज में आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना लेने के बाद में आपने मीन, वेरिएंस और एसडी पढ़ लिया। अब उसको और आगे बढ़ा करके यहां पर आए हैं, तो इस एक्सरसाइज के अंदर कहीं पर भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आपको एग्जामिनेशन में पहचानेंगे कैसे वो मैंने आपको बता दिया। विद रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे अप्लाई कर देना। क्वेश्चन साइलेंट है, कॉम्बिनेशन पे चले जाना। विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है, दोबारा से कॉम्बिनेशन पे चले जाना। या फिर अगर इनमें से कोई सीन अप्लाई नहीं हो रहा तो क्वेश्चन को रीड करके देखो, क्या टोटल आउटकम कम होते हैं? आप कहेंगे हाँ होते हैं, तो कॉम्बिनेशन पे चले जाओ। टोटल आउटकम कम नहीं हो रहे हैं, हर जगह पे सेम 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 है ना, देयर इज नो रिडक्शन इन द टोटल आउटकम, तो वापस आप इस बाइनोमियल पे आ जाओ, सिंपल एकदम। ठीक है, तो बस ये छोटा सा कंडीशन आप सेटिस्फाई करवा दो और उसके बाद में सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लो। तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में आर,
ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रहेगी एनसीआर। आप कहेंगे सर दोबारा से एनसीआर आ गया, हाँ वही वही कॉम्बिनेशन वाला एनसीआर। ठीक है, तो एनसीआर के साथ में पी पावर आर और इसके साथ में क्यू पावर एन माइनस आर, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करें। ठीक है, ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला आप इसमें यूज करें और बस चलते बने। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व कर ले कहने का मतलब है। ठीक है, P मतलब क्या है, x इक्वल टू एन सी आर पी पावर आर और q पावर n माइनस आर। वेरी वेरी सिंपल। बस यहाँ पे आप देख लो n क्या है, p क्या है, q क्या है। ठीक है भाई, r तो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो इसमें n क्या है वो लिख लो यहाँ पे। n है नंबर ऑफ टोटल ट्रायल। ठीक है भाई, नंबर ऑफ टोटल ट्रायल, आपने कितनी बार परफॉर्मेंस करी है एक्सपेरिमेंट की, तो नंबर ऑफ टोटल ट्रायल। ठीक है, वो आपके पास n का वैल्यू है। p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है भाई, p है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब है मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब है जिस डेटा के ऊपर क्वेश्चन फोकस करता है, या फिर आप कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी आपको डिटरमाइन करना है वो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है that is the known as the success probability। जैसे एग्जांपल अगर हम आपको दिखाएं तो इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये एटलीस्ट 4 एटमोस्ट 4 ये बाद में देखेंगे। फोकस पॉइंट क्या है, तो 5 हेड। ठीक है, हेड का प्रोबेबिलिटी, तो हेड प्रोबेबिलिटी इज नोन एज द सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, हेड प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारा सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। आप ये वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये सब डेटा दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन क्या करना है, तो डायमंड कार्ड का प्रोबेबिलिटी, तो डायमंड कार्ड का प्रोबेबिलिटी इज नोन एज द सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला जाएगा वो प्रोबेबिलिटी सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है आपको। इसके अपोजिट में क्यू क्या है, तो भाई क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है भाई, क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यानी कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एक सक्सेस दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन को रीड करके पहचान लिया है कि ये सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, तो उस सक्सेस के अपोजिट में जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा उसको बोलेंगे फेलियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, जैसे मैंने आपको भी डायमंड कार्ड दिखाया था, तो डायमंड कार्ड के अपोजिट में जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्ड रिमेनिंग रह जाएंगे वो सब फेलियर प्रोबेबिलिटी। हेड वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, तो हेड के अपोजिट में टेल होता है, तो टेल आपका फेलियर प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो एन पी क्यू, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक सुंदर सा रिलेशन होता है P और Q में। ठीक है भाई, क्या होता है, P प्लस Q का टोटल वैल्यू हमेशा 1 रहता है। ठीक है भाई, P प्लस Q का टोटल वैल्यू हमेशा 1 रहता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको P गिवन है, Q फाइंड करना है, ठीक है, Q आपको फाइंड करना है, तो 1 माइनस P कर लेना, P वहां पे जाएगा माइनस हो गया। या फिर अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास Q है, आपको P फाइंड करना है, तो P वैल्यू डिटरमाइन कर लेना, 1 माइनस में Q होता है। ठीक है, तो इसी से दो फॉर्मूले और आ गया आपके पास में, एक है Q इक्वल टू 1 माइनस P, इसी से डेराइव किया गया है, और एक है P इक्वल टू में 1 माइनस Q। जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, तो सिंपल सा फॉर्मूला है NCR PR QN माइनस R। N है टोटल ट्रायल, P है जिस प्रोबेबिलिटी, जो मतलब जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन फाइंड करने को बोलेगा वो सक्सेस प्रोबेबिलिटी, उसके अपोजिट में जो रिमेनिंग रह जाएगा वो फेलियर प्रोबेबिलिटी। फाइंड कैसे होगा, इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी एनसीआर तो आपको आता ही होगा, पहले की 2 एक्सरसाइज के अंदर हमने करा है एनसीआर है ना। तो बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, तो इस सिंपल से कंसेप्ट पे पहले आपको सिंपल सा क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन, आप ये वाला देखिए। ठीक है भाई, इफ कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ 4 फेयर कॉइन, आपने एक साथ 4 कॉइन को टॉस करा है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू स्मॉलर 2, एट एक्स इक्वल टू स्मॉलर इक्वल टू, और ये फोर्थ वाला प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 4 पार्ट्स का क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके करेंगे। तो कैपिटल एक्स जो है वो हेड पे फोकस कर रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो हेड की बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको हेड का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो सॉल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, या चलो पहले डेटा नोट कर लें। सॉल्यूशन में आप यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे आपको n कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कहता है आपने 4 फेयर कॉइन टॉस करे। ठीक है भाई, आपने 4 फेयर कॉइन टॉस करे, तो टोटल क्या है, तो टोटल n 4 है। ठीक है भाई, टोटल n 4 है। ठीक है भाई, टोटल n इक्वल टू में 4। P होता है सक्सेस प्रोबेबिलिटी,
माय डियर स्टूडेंट, पी होता है सक्सेस प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है या फिर क्वेश्चन किसके ऊपर फोकस करता है? तो ये वाला क्वेश्चन आपका हेड पे फोकस करता है, ठीक है। जो कैपिटल एक्स है वो हेड के ऊपर फोकस कर रहा है और कैपिटल एक्स का ही प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है हेड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो जरा बताइए हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? भाई दो आउटकम होते हैं, हेड और टेल, तो हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, ठीक है भाई। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब इसके अपोजिट में क्यू कैसे फाइंड होगा? भाई इसके अपोजिट में क्यू कैसे फाइंड होगा? तो वैल्यू क्यू बनेगी 1 माइनस में पी करके, यानी कि 1 माइनस में 1/2। तो आप कहेंगे सर ये 1/2 आएगा। अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इस हेड के अपोजिट में कौन है ना? एक कॉइन है, कॉइन पे एक तरफ हेड है तो इसकी दूसरी तरफ कौन है? तो दूसरी तरफ टेल है। तो टेल का प्रोबेबिलिटी फेलियर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो टेल का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? ये भी 1/2 होता है। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो। एनालिटिकल अप्रोच लगाओगे तो ऐसे कर लेना, फॉर्मूला अप्रोच लगाओगे तो आप ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में आंसर सेम रहेगा, ठीक है भाई। ओके, तो एन आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में मतलब कॉइन के बारे में बातें हो रही हैं तो आउटकम कभी कम होगा नहीं, हर बार दो 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 आउटकम रहेगा, तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो बिल्कुल ध्यान से कहानी को समझना आप, ठीक है, बिल्कुल फोकस करके समझना। फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है भाई। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है और यहाँ पे कहते हैं x इक्वल टू 3 का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो r का वैल्यू 3 है, ठीक है भाई। फर्स्ट पार्ट में r का वैल्यू 3 है, तो आप लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3 के इक्वल टू में व्हाट इज n, ठीक है। सबसे पहले n, व्हाट इज n? तो n क्वेश्चन कहता है 4 है, फिर r कितना है? तो r 3 है, तो 4c3, p कितना है? 1/2 है, 1/2 पे क्या आता है? पावर आर आता है, तो आर कितना है? 3 है। फिर क्यू क्या है? 1/2 है, ठीक है भी। क्यू कितना है यहाँ पे? 1/2 है। फिर इस पे क्या आता है? n माइनस आर आता है, ठीक है, n माइनस आर। तो 4 में से 3 हम माइनस कर देंगे, ठीक है भी, n माइनस आर, 4 में 3 माइनस कर देंगे। तो 4c3 अभी देखते हैं वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। 4c3 इसके साथ में 1/2 है, 1/2 पावर 3 है, इसको माइनस कर दोगे तो सिंपल सा 1/2 की पावर 1 रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 4c3 क्या है। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे यूज करना है। आइए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, ओके जी, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल से, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है 1 फैक्टोरियल। तो सबसे बड़े फैक्टोरियल को 3 तक ओपन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल है, डिवाइड में भी आपके पास 3 फैक्टोरियल, दोनों वैल्यू कैंसिल, साथ में 1 है, 4/1 टोटल 4 होएगा। तो 4c3 का वैल्यू जो है कुल मिला के 4 है, 4 के साथ में 1/2 की पावर 3 में 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8 होती है, फिर से मल्टीप्लाई, 1 की पावर 1 1 है, 2 की पावर 1 टोटल 2 है। तो भाई 2 1 जा यहाँ पे 2 है, 2 2 जा 4 है, 2 1 जा 2 है, 2 4 जा 8 है, तो आंसर है 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है भाई। आंसर कितना है भाई? 1 डिवाइड बाय 4 है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो इक्वल है 1/4, ठीक है भाई। कोई दिक्कत आपको? अच्छा, आपने यहाँ पे जो 1/4 प्रोबेबिलिटी फाइंड करी है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एट x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? 4 फेयर कॉइन पे, ठीक है, आपने जो 4 कॉइन टॉस करे हैं उन 4 कॉइन पे तीन कॉइन पे हेड था, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है भाई। 4 में से 3 पे मतलब कुल मिला के कितना था? हेड था, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ओके, आगे बढ़े, इसका सेकंड करते हैं, ठीक है। सेकंड करते हैं इसका सेकंड नंबर। तो सेकंड कहता है प्रोबेबिलिटी एट x स्मॉलर 2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 से स्मॉलर रहे, ठीक है, 2 से स्मॉलर रहे, ठीक है। 2 नहीं लेना है, 2 से छोटा, तो भाई 2 से छोटा 1 है और 1 से छोटा 0 है ना भाई। कैपिटल एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू तो 0 ही होती है, तो 2 से छोटा 1 है और 1 से छोटा 2 है, तो आपको ये दोनों प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और उनको एडिंग करना है, ठीक है जी, 0 और 1। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, स्मॉलर 2 का मतलब है एक तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 और दूसरा मतलब है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1,
ठीक है, दोनों चीजें अपने को इकट्ठी डिटरमाइन करनी है क्या है। तो सबसे पहले जीरो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। तो वट इज एन, जल्दी से बताइए वट इज एन, एन वैल्यू 4। ठीक है भाई, यहां से कॉपी करेंगे एन वैल्यू 4। एन के साथ में कॉम्बिनेशन सी अप्लाई होगा आर, तो आर यहाँ पे जीरो है तो 4c जीरो हो गया। ठीक है, फिर पी प्रोबेबिलिटी पी 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। इसकी पावर आर, आर वैल्यू जीरो है, फिर ब्रैकेट, फिर 1/2 है, क्यू 1/2 आ गया, फिर एन माइनस आर, ठीक है, एन माइनस आर यानी कि 4 माइनस में जीरो। फिर इसमें एडिंग करेंगे, यहाँ पर भी एन वैल्यू कितना है 4 है, फिर सी वैल्यू आएगा, आर कितना है तो 1 है, फिर इसके साथ 1/2 पी की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 पे पावर आर होती है, आर वैल्यू 1 है, फिर दोबारा से क्यू आंसर 1/2 है और n माइनस आर करना है तो 4 में 1 माइनस करेंगे। अब इसको आगे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है भाई। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज द 4c0, यहाँ पे अलग से देख लेते हैं, ठीक है। 4c0 कितना होता है भाई, 4c0 का मतलब है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस कर देंगे तो सिंपल सा 4 फैक्टोरियल। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, आंसर है 1 के डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 बाय 1 करोगे तो 1 आंसर आएगा। तो 4c0 1 है, ठीक है भाई, 4c0 1 है, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 0 भी 1 रहेगा, मल्टीप्लाई इसको आप सॉल्व करके लिखो 1/2 की टोटल पावर 4 हो जाएगा, ठीक है भाई, 1/2 की टोटल पावर 4 हो जाएगा। फिर इसमें एडिंग करना है 4c1, इसको इवेल्युएट कर लेते कितना बनेगा ये, ठीक है भाई 4c1, तो 4c1 का मतलब है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। सबसे बड़े फैक्टोरियल को 3 तक ओपन करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 होता है, मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, 3 और 3 कैंसिल, 4/1 का मतलब है 4। तो 4c1 की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई 1 पावर 1 करेंगे 1 है, डिवाइड में 2 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई इसको आप नोट कर देंगे 1/2 की टोटल पावर, दोनों को माइनस करने पे आंसर 3 है, ठीक है भाई। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1 पावर 4 1 रहता है, ठीक है, और 2 पावर 4 करोगे तो 16 हो जाएगा, एडिशन। यहाँ पे आप इसको देखें 4, इसको आप कैंसिल कर दें, यहाँ पे 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 पावर 3 1 है और 2 पावर 3 होती है 8, तो 2 1 जा 2 है और 2 4 जा 8 है, तो रिमेनिंग रहेगा आपके पास 1/16 के एडिशन में 1 डिवाइड बाय 4। इसे हमें अब एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा, ठीक। 4 और 16 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 16 ही आएगा, ठीक है भाई, एलसीएम जो आएगा कुल मिलाकर के 16 आएगा, तो यहाँ पे 1 रहेगा, एडिशन 4 के टेबल पे 16 आपके पास में 4 पे आएगा, तो 4 + 1 कर दोगे तो 5 है, डिनोमिनेटर में 16 है, दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। 5/16 जो है वो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया। अब इसके बाद में थर्ड नंबर, ठीक है भाई, इसके बाद में थर्ड नंबर हमें करना है। तो भाई थर्ड नंबर में देखो, ये हटा दो पहले यहाँ से, ठीक है भाई, इससे हम हटा देते हैं, ठीक, इसकी हमें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर कहता है प्रोबेबिलिटी आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है, स्मॉलर और इक्वल टू 2, ठीक है। इक्वल टू 2 का मतलब है भाई आपको 2 को भी इंक्लूड करना है, 2 से छोटा 1 को भी इंक्लूड करना है और 1 से छोटा 0 को भी इंक्लूड करना है। तो ये तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है भाई, तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो आपको बस इसके थर्ड पार्ट में, ठीक है, इसके थर्ड पार्ट में यहाँ पे ऐसे इक्वल टू लगाना है, तो 0 भी लेना है, 1 भी लेना है, साथ में 2 भी लेना है, तो इसी में आप एडिंग कर दो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 2, ठीक है भाई, इसी में आप एडिंग कर दो। तो यहीं पे आप इसको एडिंग करके लिखो भाई, व्हाट इज द एन वैल्यू, एन वैल्यू 4 है, व्हाट इज द आर वैल्यू, आर वैल्यू 2 है, तो 4c2 हो गया, ठीक है भाई, 4c2 आ गया। 4c2 के साथ में p वैल्यू, तो p वैल्यू 1/2 है, 1/2 पे आर वैल्यू 2 है, फिर q वैल्यू 1/2 है, फिर n माइनस आर, तो 4 माइनस में 2 है। फिर से यहाँ पे हम एडिंग करेंगे, 4c2 को हमें सोल्व करना पड़ेगा,
तो 4 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, फिर से 2 फैक्टोरियल है, ठीक है भी, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये वाला वैल्यू बनेगा। 4 को 2 तक ओपन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में इसको हम ओपन कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 1, और ये वाला सेम रख देंगे, सिंपल सा 2 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, मल्टीप्लाई 6 हो गया, तो एडिशन में 6 है, मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 करेंगे 1 है, 2 की पावर 2 करेंगे 4 है, मल्टीप्लाई, ये वाला आपके पास में आंसर बनेगा 1/2 की होल पावर 2, ठीक है भाई। 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 1 की पावर 2 करेंगे 1 रहेगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 रहेगा, ठीक है भाई। तो आप इसको यहाँ पे एडिंग कर दो, ठीक है, एडिंग करोगे तो बनेगा यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 4, 4 जा 16, ठीक है भाई, 6 के डिनोमिनेटर में 16, तो यहाँ पे बस एक वैल्यू और ऐड कर देनी है, ठीक है, 1/16 1/4, और इसके एडिशन में आप कहेंगे सर ये कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो, ये काम करो ऊपर ही कैंसिल कर दो, ठीक है, यहीं पे कैंसिल कर दो इसको, ये है आपके पास में 2 3 जा, ये है आपके पास में 2 2 जा, ठीक है भाई, 2 3 जा और 2 2 जा, तो आंसर बना आपके पास में 3 के डिनोमिनेटर में 4 2 जा 8, यहाँ पे भी आएगा आपके पास में 3 डिवाइड बाई 8। अब इसका आप एलसीएम ले लो, ठीक है भाई, इसका यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो 16 4 8 का टोटल एलसीएम आपके पास में 16 रहने वाला है, तो यहाँ पे सिंपल सा 1 रहेगा, 4 के टेबल पे 16 4 पे आएगा, 8 के टेबल पे 16 2 पे आएगा, 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा, तो 6 और 4 होते हैं 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11, सो आंसर है 11 डिवाइड बाय 16, ठीक है भाई, आंसर कितना है 11 डिवाइड बाय 16। हमने क्या करा, हमने इस सेकंड वाले आंसर में, अरे कहाँ गया सेकंड वाला, ये रहा, इस सेकंड वाले आंसर में थर्ड वाले का बस वो 2 और ऐड कर दिया, बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद फोर्थ पे आइए आप, ठीक है, फोर्थ में कहते हैं भाई प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करो इस इवेंट का, ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा, 1 से बड़े का मतलब होता है एक तो 2 चाहिए आपको, ठीक है ना, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या है, 1 से बड़ा 2 है, और 2 से बड़ा जाएंगे तो 2 से बड़ा 3 है, और यहाँ पे देखो 3 से आगे जा नहीं सकते, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, 3 को आगे क्रॉस करना नहीं है, तो 2 और 3 का प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है भाई, आपको फोर्थ में 2 और 3 का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो यहाँ पे नोट करेंगे जो फोर्थ नंबर है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 स्मॉलर कैपिटल एक्स स्मॉलर इक्वल 3, तो इसको हमने चेक करा, तो इसका मतलब बना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू में 2 के एडिशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू में 3, ठीक है भाई, 2 और 3 को हमें सॉल्व करना है, तो आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो पूरा 2 का प्रोबेबिलिटी है, तो 2 का प्रोबेबिलिटी ग्रीन वाला पोर्शन 3/8 है, ठीक है भाई, तो वापस क्यों सोल्व करना, यहाँ पे आप नोट कर दो, जो 2 का प्रोबेबिलिटी है वो 3 डिवाइड बाई 8 है, इसमें एडिंग करना है 3 वाला हमने सोल्व करा है फर्स्ट वाले पार्ट में, ये 1/4 है, ठीक है भाई, तो 3/8 में 1/4 एडिंग करनी है, 8 और 4 का एलसीएम 8 रहेगा, यहाँ पे 3 है, इसके एडिशन में 4 के टेबल पे 8 आपके पास 2 पे आएगा, 3 और 2 प्लस करेंगे 5 है, डिनोमिनेटर में 8 है, दिस इज द आंसर, ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा कंप्लीट बेसिक से सॉल्व करना होगा, ठीक है, बल्कि मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी कॉपी में अभी ये नोट करेंगे तो बेसिक से ही नोट करना, ठीक है भाई, बेसिक से ही नोट करना, ग्रीन वाला पोर्शन 2 का प्रोबेबिलिटी 3/8 तक का वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगा, और ये फर्स्ट पार्ट का ये वाला पूरा सॉल्यूशन सेम रहेगा, तो मैंने 1/4 लिख दिया, यहाँ से 3/8 लिख दिया, दोनों को ऐड करा तो 5/8 हमारा आंसर आ गया, ठीक है भाई, टोटल आपको 4 पार्ट्स दिए थे, 4 के 4 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है भाई, चारों पार्ट हमने कर लिए, तो उम्मीद करता हूं पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है भाई, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, एन सी आर में एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, फोकस करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बिकॉज एक भी वैल्यू गलत हुई तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, ठीक है भाई, तो बिल्कुल ध्यान से कहानी को करना है, बिल्कुल फोकस के साथ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको कहता है आपने 10 कॉइन को टॉस करा, ठीक है भाई, आपने 10 कॉइन को टॉस करा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन वैल्यू 10 है, ठीक है भाई, सॉल्यूशन में आप नोट कर देंगे भाई एन वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू 10 है,
ठीक है। एन वैल्यू के साथ में आपको चाहिए होता है पी वैल्यू, सक्सेस प्रोबेबिलिटी। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्वेश्चन किसके ऊपर फोकस करता है, तो क्वेश्चन फोकस करता है हेड के ऊपर। ठीक है भी, क्वेश्चन का फोकस है हेड के ऊपर, तो हेड का प्रोबेबिलिटी जो है वो पी प्रोबेबिलिटी है। तो पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है भी, हेड का प्रोबेबिलिटी। तो हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1/2 होता है। इसके अपोजिट में क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो हेड के अपोजिट में क्या होता है, बाय एनालिटिकल अप्रोच टेल होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है भी, टेल का प्रोबेबिलिटी, तो टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2 रहता है। तो एन बी आपका 10 है, पी और क्यू आपका 1/2 है। ठीक है भाई, एन वैल्यू है, पी वैल्यू है, क्यू वैल्यू है। आर वैल्यू क्वेश्चन से पता चलेगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होता है। तो क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए गेटिंग 8 हेड। ठीक है भाई, गेटिंग एटलीस्ट 8 हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है भाई, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, तो मिनिमम 8 हेड की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है भाई, आप इसको एक छोटे से एग्जांपल समझो। आपके फादर ने आपको बोला बेटा मिनिमम 92 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 82 मतलब 92 नंबर आपको लेके आने हैं। तो अगर 92 लेके आने हैं, आपको 92 तो लाने ही हैं। अगर 93 नंबर आ गए तो आपके फादर आपको कुछ कहेंगे नहीं ना, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 94 नंबर आए और बहुत बढ़िया बात है, 95 आए और बढ़िया बात है, 96 आए और बढ़िया बात है, 97 और बढ़िया बात है। तो मिनिमम कंडीशन पे मिनिमम के बाद में आपको वैल्यूज को इंक्रीज करना है। ठीक है भाई, मिनिमम में आपको वैल्यू को इंक्रीज करना है फटाफट फटाफट। तो अगर ये वैल्यू 8 है तो 8 से अगला इंक्रीजिंग वैल्यू 9 है, 9 से अगला इंक्रीजिंग वैल्यू 10 है। इंक्रीज हम इसको और भी आगे कर सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि हमने कॉइन को 10 बार टॉस करा। तो अगर 10 बार टॉस करा तो बस 8 9 10 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसके आगे हमें जाना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, तो 8 9 10 प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 8 हेड। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 8 हेड, जो 8 हेड का प्रोबेबिलिटी है ये इक्वल है, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 8, फिर 8 से अगला नंबर प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 9, फिर एक इससे अगला नंबर प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 10। जा तो इसके आगे भी सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि कॉइन को 10 बार टॉस करा, तो 10 बार टॉस करा तो 10 से आगे जाके करना क्या है, तो बस ये 3 प्रोबेबिलिटी अपने को चाहिए। ठीक, ये 3 प्रोबेबिलिटी अपने को चाहिए। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला है एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है भाई, ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला है। तो n कितना है, n 10 है। तो 10 के बाद में रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड 8 है, तो 10c8 हो गया। 10c8 के बाद में p वैल्यू 1/2 है। ठीक है ना, p 1/2 है, तो 1/2 पे पावर r आएगा, तो यहाँ पे पावर r आ गया। फिर दोबारा से q कितना है, 1/2 है, 1/2 पे n माइनस आर आएगा, है ना, n माइनस आर आएगा। तो 8 और 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है भी, दोनों का सब्ट्रैक्शन विल बी 2। तो 10c8 1/2 8 और 1/2 2। फिर इसमें आपको एडिंग करना है, 9 के अकॉर्डिंग वैल्यूज को नोट करना है। तो n वैल्यू तो भैया 10 है। ठीक है ना भाई, n वैल्यू तो 10 है, तो 10 के साथ में r वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो 10c9 हो गया। 10c9 के साथ में p की वैल्यू 1/2 है, 1/2 पे पावर 9 है। ठीक है, ये वाला r वैल्यू 1 मतलब टोटल 9 है, साथ में 1/2 पे दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस करने पे 1 होता है। तो पावर 9 है, उसके साथ में पावर 1 है। फिर इसके साथ आपको और अलग से नोट करना है। ठीक है, फिर दोबारा एडिंग करना है। तो n वैल्यू भी 10 है और r वैल्यू भी 10 है। ठीक है भाई, n वैल्यू तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही 10 था, यहाँ पे आपको 10 का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो n भी 10 है, r भी 10 है, दोनों वैल्यू 10 है। दोनों वैल्यू 10 है तो p कितना है, 1/2 है, 1/2 पे पावर कितना है, 10 है। ठीक है, r वैल्यू 10 है। फिर इसके साथ में 1/2 है, q वैल्यू 1/2 है, 10 और 10 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, 10 और 10 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो आपको येलो, ये कितना है, या येलो व्हाइट और ग्रीन वाले को एडिंग करना है। ठीक है भाई, और एडिंग करने से पहले आप यहाँ पे देखो,
एडिंग करने से पहले माय डियर स्टूडेंट आप एक चीज पे फोकस करो, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर वाले ये वाला जो पोर्शन है, दोनों कंबाइन होकर के पावर 10 हो जाएगा। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये भी कंबाइन होकर के पावर 10 हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये तो पावर कंबाइन होकर के 10 हो ही जाएगा, है ना। 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो क्यों ना इन तीनों वैल्यू को कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि टोटल पावर तो 10 है। टोटल पावर 10 है तो पावर 10 को कॉमन कर लेते हैं, क्यों हम बिना मतलब इनको बार बार रिपीट करें, है ना भाई। तो कॉमन वैल्यू 10 है, कॉमन वैल्यू 10 हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे हम नोट करेंगे, तो हमने क्या करा, 1/2 की टोटल पावर 10 कॉमन कर ली, ठीक है भाई। यहाँ पे भी 8 प्लस 2 10, यहाँ पे भी 9 प्लस 1 10, वहां पे भी 10 प्लस 0 10, तो पूरा 10 हमने कॉमन कर लिया। बाकी का जो रिमेनिंग है वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में नोट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला वैल्यू आएगा 10C8, ठीक है भाई। 10C8 में एडिंग करना है ये वाला वैल्यू 10C9, ठीक है भाई। 10C9 में एडिंग करना है ये वाला वैल्यू 10C10, ठीक है भाई। क्या आपको ये स्टेप समझ आया, है ना। ये जो 10 है, यहाँ पे 10 है, वहां पे 10 है, तो पावर 10 कॉमन, पावर 10 कॉमन के साथ में एक ये वाला वैल्यू, फिर ये वाला वैल्यू, फिर ये वाला वैल्यू। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है भाई। इन्हें सोल्व करना है तो देखना है 10C8 कितना है। आइए फटाफट देख लेते हैं 10C8, ठीक है भाई। 10C8 का मतलब है फैक्टोरियल 10 के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 8, दोनों को माइनस कर देंगे फैक्टोरियल 2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसके साथ में 10C9 है, तो 10C9 का मतलब है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करेंगे 1 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद में है अपने पास में 10C10, तो 10C10 का मतलब है 10 फैक्टोरियल डिवाइड में आपके पास में फिर से 10 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करेंगे 0 फैक्टोरियल। तो भाई 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, 1 हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1/1 1 आंसर। यहाँ पे 10 को 9 तक ओपन करेंगे, तो भाई 10 के साथ में 9 आएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। फैक्टोरियल डिवाइड में 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 डिवाइड बाय 1 है, टोटल आंसर 10 है, ठीक है भाई। यहाँ पे 10 को 8 तक लेके जाएंगे, तो 10 के बाद में 9 आएगा, 9 के बाद में 8 आएगा, स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप के साथ फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे, डिवाइड में 8 फैक्टोरियल सेम है, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 है, 2 5 जा 10 है, 9 5 जा 45 है, तो 45 है, 10 है और 1 है, ठीक है भाई। 45 10 और 1 वाली वैल्यू आपको यहाँ पे कॉपी करनी है। तो यहाँ पे पहले तो आप नोट करेंगे भाई 1/2 है, 1/2 पे टोटल पावर 10 है, फिर विद इन ब्रैकेट ये वाला आंसर 45 है, अगले वाला आंसर 10 है, अगले वाला आंसर 1 है, ठीक है भाई। इन सबको एडिंग करेंगे टोटल 56 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे नोट कर दें इसको आगे। ये बनेगा आपके पास में 1 की पावर 10 1 होता है, और 2 की पावर 10 डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाई एडिंग करने पे आंसर बना है टोटल मिलाकर के 56, ठीक है भाई। एडिंग करने पे आंसर कितना बना 56, और आपको तो मालूम है 56 जो है वो 7 × 8 होता है, तो 1 के डिनोमिनेटर में 2 की पावर 10 है, साथ में 7 मल्टीप्लाई बाय 8 है, ठीक है भाई। साथ में 7 मल्टीप्लाई बाय 8 है, 56 को 7 × 8 कर दिया। और आपको ये भी मालूम है कि जो 8 है वो 2 की पावर 3 होता है, ठीक है भाई। 2 की पावर 10 है, साथ में 7 है, 8 होता है 2 की पावर 3, ठीक है भाई। व्हाट इज द 8, 8 इज 2 की पावर 3। तो अब होगा क्या, जो 2 की पावर 3 है, ठीक है, ये जो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 10 को कैंसिल करके 2 की पावर 7 यहाँ पे रिमेनिंग कर देगा, है ना भाई। ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 10 है, चाहे आप 10 - 3 करके 7 कर लो, या फिर एनालिटिकल अप्रोच लगा लो भाई, पावर जो 3 है वो 3 10 वाली वैल्यू को कट के 7 बना देगा। तो बस अब इसको आप सोल्व कर लो, कितना बनेगा ये, ठीक है भाई। कितना आंसर आता है ये, 7 के डिनोमिनेटर में 2 की पावर 7, तो वैल्यू 7 के डिनोमिनेटर में ये होता है 128, ठीक है भाई। कितना होता है 128, दिस इज द आंसर, ओके भाई। 7/128 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आई है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करना, अगर आप इनको सेपरेट सेपरेट करके सोल्व करोगे दिक्कत आएगी। तो यही अप्रोच आप फॉलो करिए, मैं तो कहता हूँ कॉपी में नोट करिए, मेरे साथ साथ चीज़ों को सीखिए, ठीक है भाई। एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है वैल्यू कट कैसे हुई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने पावर 10 कॉमन किया,
ठीक है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू कैसे ओपन हुआ, तो वो हमने यहाँ पे इस तरीके से ओपन करा हुआ है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आंसर आपको समझ आ गया है। 7/128 फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन देखें। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन आपको कहता है, ठीक है भाई, क्वेश्चन आपको कहता है 5 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है भाई, टोटल हमने 5 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं। तो टोटल 5 कार्ड हमने 5 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं। तो टोटल 5 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं, तो सॉल्यूशन में आप मेंशन कर देंगे n का वैल्यू 5 है। ठीक है भाई, n का वैल्यू कितना है, 5 है। कितने कार्ड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है, तो 5 कार्ड्स के ऊपर हुआ है, तो n का वैल्यू 5 है। विद रिप्लेसमेंट हुआ है, सोचना कुछ है नहीं। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। साथ में कहते हैं ये जो 5 कार्ड्स हैं आपने टोटल प्लेइंग कार्ड्स में से पिक करे हैं। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, 52 में से आपने अपना क्या कहते हैं 5 कार्ड्स को ड्रॉ किया है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करिए एटलीस्ट 3 कार्ड की। तो एटलीस्ट 3 कार्ड तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी फाइंड किसका करना है, तो डायमंड कार्ड का करना है। तो डायमंड कार्ड हमारे लिए इस क्वेश्चन में सक्सेस प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे नोट करना है पी क्या है। तो पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड। ठीक है भाई, पी है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड। तो इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिख देते हैं। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड कार्ड, एक डायमंड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो हमारे लिए रहेगा पी का आंसर। तो डायमंड कार्ड कितने होते हैं आपको चेक करना पड़ेगा, हाउ मेनी डायमंड कार्ड्स। डायमंड कार्ड्स का मतलब पत्तों के ऊपर डायमंड कलर का शेप होगा, है ना, डायमंड शेप होगा, रेड कलर में लिखा होगा। तो 13 होते हैं टोटल ये। ठीक है अभी कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो आप लिखेंगे अभी 13 डायमंड कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 13 52 कैंसिल कर देंगे तो 1/4। तो P का वैल्यू 1/4 है। इसके अपोजिट में Q का आंसर 1 - P होगा, यानी कि 1 माइनस में 1/4 होगा, यानी कि टोटल एलसीएम लेकर के 3/4 होगा। तो हमारे पास n का वैल्यू भी है, p का वैल्यू भी है, r का वैल्यू भी है। और साथ में यहाँ पे आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे, हमें यूज करना है NCR p की पावर r q की पावर पे n माइनस r। ठीक है भाई, NCR p पावर r q पावर NCR। अब यहाँ पे r क्या है, तो वो ध्यान से देखेंगे, एटलीस्ट 3। ठीक है भाई, एटलीस्ट 3 का मतलब है मिनिमम 3। ठीक है भाई, कितने हैं, मिनिमम 3 हैं। तो 3 से चालू करना है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 3 है। 3 को इंक्रीज करेंगे 4 आएगा, 4 को इंक्रीज करेंगे 5 आएगा। ठीक है भाई, 3 को इंक्रीज करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को इंक्रीज करेंगे 5 आएगा। इंक्रीज हम और भी कर सकते हैं, लेकिन हमें n से आगे नहीं जाना। 5 कार्ड हमने ड्रॉ करे हैं, 5 पे आके स्टॉप हो जाएंगे। तो 3 4 5 का प्रोबेबिलिटी हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, जैसे आपने इस वाले क्वेश्चन में 8 9 10 का करा। ठीक है भाई, तो जैसे 8 9 10 है, वैसे ही इसके अंदर 3 4 5 है। ओके, तो आइए इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर से लिखना चालू करते हैं इसको। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, अपने को बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 हमें आंसर बताना है। तो एटलीस्ट 3 का मतलब है, एक तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, एक अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू में 4, और एक अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू में 5। ठीक है भाई, 3 4 5 ये डेटा मैंने यहाँ पे नोट करा। अब यहाँ पे अलग से फॉर्मूला अपने माइंड में आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r। तो इसको बारी बारी करके यहाँ पे नोट करना चालू करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें ये 3 वाला वैल्यू नोट करना है। n का वैल्यू 5 रहेगा, r का वैल्यू 3 है। ठीक है भाई, n वैल्यू 5 है, r वैल्यू 3 है। तो दिस इज द 5C3। p का आंसर ध्यान से कॉपी करना है, 1/4 है। तो दिस इज वैल्यू 1/4। 1/4 के ऊपर जो टोटल पावर आनी है वो r की वजह से 3 आएगी, एंड साथ में q का वैल्यू 3/4 है। 3/4 पे हमें इन दोनों को माइनस करके नोट करना है। तो 5 और 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है इस 3 का। आगे 4 चाहिए, तो भाई 4 की प्रोबेबिलिटी में, अबे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो। ठीक है, ध्यान से लिखना है, एडिंग करना है। r का वैल्यू 4 है, तो 5C4 है। साथ में 1/4 पे टोटल पावर 4 है, और 3/4 पे दोनों का सब्ट्रैक्शन, 5 और 4 का सब्ट्रैक्शन 1 है। देन लास्ट वाली वैल्यू में, ठीक है, r 5 है, n भी 5 है, तो 5C 5 है, साथ में 1/4 पे पावर 5 है,
एंड 3/4 पे टोटल पावर 0 है। तो इन तीन को अपने को देखना है आंसर क्या बनेगा। ठीक है भाई, इन टोटल 3 वैल्यूज को हमें सोल्व करना है। एंड आप इस वाले क्वेश्चन में फोकस करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हर जगह 1/2 पावर 10 हो गया था, तो यहाँ पे 1/2 पावर 10 नहीं हो पा रहा, तो सेपरेट सेपरेट अपने को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम सिंपल लिख देते हैं, 5c3 है ये। 5c3 के साथ में 1/4 है, तो 1/4 पावर 3 है, एंड साथ में 3/4 है, 3/4 पावर 2 है, एडिशन साइन। 5c4 को भी आप सेम ही लिख दो। ठीक है भाई, 5c4 है, 5c4 के साथ में 1/4 की टोटल पावर 4 है, और यहाँ पे सिंपल सा 3/4 है, ब्रैकेट क्लोज। देन लास्ट वाली वैल्यू में भी यहाँ पे एडिशन में 5c5 है, साथ में 1/4 है, टोटल पावर 5 है। ये वाला यहाँ पे नोट नहीं करेंगे क्योंकि टोटल पावर 0 का मतलब है आंसर 1, तो 1 को नोट करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिक हट गया वहां से। ठीक है भाई, अब इन सभी वैल्यूज में आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से फोकस करके देखो। डिवाइड में जो ये वाले 4 हैं, ठीक है, डिवाइड में हर जगह पे 4 हैं, है ना भाई। इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड में हर जगह पे 4 हैं, तो जितने भी डिवाइड में 4 हैं वो टोटल 5 हैं। ठीक है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 2, 4 की पावर 5, 4 की पावर 4, 4 की पावर 1, यानी कि 4 की पावर 5। यहाँ पे सिंपल सिंपल 4 पावर 5 है, तो हम पूरी वैल्यू कॉमन लेते हुए डिनोमिनेटर में से 4 की पावर 5 कॉमन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे 4 पावर 5। ठीक है भाई, क्या वैल्यू कॉमन कर लेंगे हम, डिनोमिनेटर में से कॉमन कर लेंगे भाई 4 पावर 5 कॉमन आता है। ठीक है भाई, 4 पावर 5 कॉमन आता है, बाकी सबको सेम रहने दो। तो ऊपर हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो ऊपर हम अपनी मर्जी से 1 लिख लेते हैं। ठीक है भाई, 1/4 पावर 5 हमने कॉमन करा। अब आपको बस न्यूमरेटर वैल्यूज को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो 5c3 आएगा। ठीक है, सबसे पहले 5c3 आएगा, डिनोमिनेटर को इग्नोर करना है, ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करके लिखना है। 1 पावर 3 होती है 1, 3 पावर 2 होती है 9। ठीक है, डिनोमिनेटर बाहर हमने कॉमन कर लिया। इसके बाद में बिल्कुल फोकस करते हुए एडिशन साइन सेम रहेगा, 5c4 आएगा। 1 पावर 4 होती है टोटल 1, और 3 होता है सिंपल सा 3। डिनोमिनेटर वाला वैल्यू बाहर हमने कॉमन लिया हुआ है। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे दोबारा से एडिशन साइन, ये 5c3 को लिख दिया आपने भाई, 5c3 को लिखा है यहाँ पे, 5c5 है ना ये तो। ठीक है, 5c5 है ये, तो यहाँ पे सिंपल सा 5c5 आएगा। 1 पावर 5 होती है 1, और 4 पावर 5 कॉमन है, तो उसको वापस नहीं लिखना है, बस इसको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप को समझते चलो आप। ओके, तो नाउ टेल मी व्हाट इज 1 पावर, मतलब 1 की पावर 4 की पावर 5 कितना होता है। ठीक है, 4 की पावर 5 कितना होता है, तो 4 की पावर 5 होता है 1024। ठीक है भाई, कितना होता है 1024। 1024 के साथ में ब्रैकेट में 5c3 हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, 5c3 हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो 5c3 का मतलब है 5 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन है 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम 3 तक ओपन करेंगे, 5 को एक बार कम करेंगे 4 है, दूसरी बार कम करेंगे 3 है, साथ में फैक्टोरियल डिवाइड में ये वाला 3 फैक्टोरियल सेम है, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, आंसर है 10। ठीक है भाई, यहाँ पे आप नोट करेंगे आंसर आया 10। तो 10 के साथ में 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा, फिर एडिंग साइन 5c4। ठीक है भाई, 5c4, तो ये है आपका 5 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 फैक्टोरियल। 5 वाले फैक्टोरियल को हम 4 तक ओपन करेंगे, 5 के साथ एक बार कम करेंगे तो साथ में 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में है 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 1 फैक्टोरियल, तो 1 होता है। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 5। ठीक है भाई, कितना रिमेनिंग रह गया 5। तो यहाँ पे आएगा सिंपल सा 5 है, मल्टीप्लाई 1 और 3 करेंगे, सिंपल सा 3 है, एडिंग साइन 5c5। ठीक है भाई, 5c5 हमें देखना है, 5c5, तो इसका मतलब है 5 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करेंगे 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, वैल्यू 1 हो गया। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1/1 1 होता है, तो टोटल मिलाकर के आंसर इसका 1 ही है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे अभी 1 है, साथ में 1 है, 1 × 1 है, ब्रैकेट क्लोज। ये यहाँ पे सेम रहेगा भाई, 1 के डिनोमिनेटर में 1024। ठीक है भाई, विद इन ब्रैकेट इसको हमने मल्टीप्लाई करा 90 हो गया, आगे मल्टीप्लाई करा 15 हो गया, आगे मल्टीप्लाई करा 1 हो गया। तो 90 और 15 और 1, बेसिकली 91 प्लस में 15 करना है आपको सोल्व। ठीक है भाई,
91 और 15 को सोल्व करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो 106 डिवाइड बाय 1024। ठीक है भाई, 106 के डिनोमिनेटर में 1024 है। आप एक काम करें, इस वैल्यू को 2 के टेबल पे कट कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, डिनोमिनेटर में 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, 53 डिवाइड बाय 512 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कॉइन को हमने, नहीं सॉरी, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ये वाला बाद में करेंगे। ठीक है ना भाई, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम आपको करवाएंगे भाई, सबसे पहले फटाफट तेजी में स्पीड में करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखो, आप लोगों को मालूम है ना, मैं आपको बेसिक से एडवांस करवाता हूँ। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को करो जिनसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, जब ये वाला एक्सरसाइज हम फिनिश करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको सारा स्लाइड दिखाऊंगा, A to Z सारा स्लाइड आपको पूरा कंप्लीट फिल मिलेगा। जैसे भी यहाँ आपको सब एम्प्टी नजर आ रहा है, तो आपको सब फिल मिलेगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, अभी फोकस करो इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आपकी बुक का 12 नंबर क्वेश्चन है। तो भाई 12 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है, आपने एक डाइस को 5 बार थ्रो करा। ठीक है भाई, आपने एक डाइस को 5 बार थ्रो करा, यानी कि सिंपल सिंपल है, n वैल्यू 5 है। ठीक है भाई, n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 5 है। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पता करिए ओड नंबर की। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी पता करनी है ओड नंबर की, तो ओड नंबर जो है वो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। ठीक है भाई, सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है, ओड नंबर है, तो P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। जरा बताइए ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। ठीक है, ये 3 ओड नंबर हैं। तो भाई 3 ओड नंबर हैं, फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 6 है, कट करेंगे तो 1/2 है। तो P का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। Q का प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 1 माइनस P कर दो, यानी कि 1 माइनस में 1/2 हो जाएगा, टोटल मिलाकर के 1/2 रहेगा। सो दिस इज द, वी हैव द P वैल्यू, Q वैल्यू और N वैल्यू। अब इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई, नाउ इट्स फर्स्ट पार्ट। तो भाई फर्स्ट पार्ट कहता है इसका, बिल्कुल सिंपल, ओके, बिल्कुल ही सिंपल, इसका फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली 3। ठीक है भाई, एग्जैक्टली 3, बिल्कुल ही 3 का प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट के केस के अंदर आप लिखेंगे R का वैल्यू 3 है। ठीक है भाई, R का वैल्यू कितना है, 3 है, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है ना, यहाँ पे साइड पे कॉपी कर देते हैं, NCR P की पावर R और Q की पावर N माइनस R, ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला है। तो N क्या है, 5 है, R क्या है, 3 है। ठीक है भाई, n कितना है, 5 है, तो 5 आ गया, r कितना है, 3 है, तो 3 आ गया। साथ में p की वैल्यू पे, ठीक है, p की वैल्यू पे कितना आता है, p की वैल्यू पे आता है r, तो r का वैल्यू 3 है, और q की वैल्यू पे कितना आता है, n माइनस आर, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों का -2 है। और आपको तो यहाँ पे p और q का वैल्यू भी मालूम है ना, p का वैल्यू 1/2, q का वैल्यू 1/2, तो उसे आप यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे आएगा p का वैल्यू 1/2 है, 1/2 पे पावर 3 है, फिर q का वैल्यू 1/2 है, 1/2 पे पावर, सॉरी माइनस करने पे आंसर वैल्यू यहाँ पे 2 बनेगा। 5C3 मैंने अभी आपको सोल्व करवाया है। ठीक है, 5C3 अभी मैंने आपको सोल्व करवाया है भाई, कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, 5C3 हमने सोल्व करा था, 5 2 10 होता है, तो ये 10 वाली वैल्यू वहां पे हम कॉपी कर देंगे। ठीक है भाई, 5C3 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 के साथ में मल्टीप्लाई आएगा, 1 पावर 3 1 होती है, 2 पावर 3 8 होती है, मल्टीप्लाई 1 पावर 2 1 होती है, 2 पावर 2 4 होती है, यहाँ पे आ गया 2 5 जा, यहाँ पे आ गया 2 2 जा, आंसर बन गया है 5 डिवाइड बाय 16। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया जी, 5 डिवाइड बाय 16। वेरी बेसिक, बिल्कुल ही सिंपल और वेरी बेसिक। इसके बाद में सेकंड देखिए। ठीक है भाई, सेकंड नंबर देखिए, तो सेकंड नंबर में कहते हैं प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट 4 की। ठीक है भाई, एटलीस्ट 4 का मतलब है मिनिमम 4, मिनिमम 4, तो 4 बिल्कुल छोटा वाला पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू 4 है, 4 को इंक्रीज करेंगे 5 आएगा, 5 को भी हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है क्योंकि हमने कॉइन को 5 बार टॉस करा, तो 5 लास्ट रहेगा। तो कुल मिलाकर के दूसरे में 4 और 5 का प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है भाई, 4 और 5 का प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, तो आप नोट करेंगे यहाँ पे r का वैल्यू जो है
वो या तो 4 है या 4 से बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से लिख दो और फिर यहाँ पे नोट करो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4 है और 4 से बड़े वाला वैल्यू 5 है। ठीक है, अभी 4 और 5 अपने को बताना है। तो 4 का मतलब है NC4। ठीक है, 5C4, ये NC3 है ना, तो N वैल्यू 5 है और साथ में कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देंगे 4 आएगा, 5C4। 5C4 के साथ में P वैल्यू 1/2 है, 1/2 पे पावर 4 है और फिर से Q वैल्यू 1/2 है, दोनों को माइनस करने पे 1 होगा, एडिशन साइन। यहाँ पे R भी 5 है, N तो 5 है ही है, तो सिंपल सा 5C5 है, 5C5 के साथ 1/2 पे टोटल पावर 5 है एंड Q 1/2 है, तो 1/2 पावर दोनों का माइनस 0 है। ठीक है, अभी 5 - 5 करेंगे 0 होगा। आगे आप 5C4 को सेम रहने दीजिए। ठीक है, 5C4 सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो बन जाएगी 1/2 पे टोटल पावर 5, फिर एडिंग, ये सेम रहने दो 5C5 और इसको लिख दो साथ में 1/2 पावर 5। जीरो को नोट करने की नीड नहीं है क्योंकि 1 होती है। अब आपको याद होगा अभी हमने कुछ समय पहले क्वेश्चन करा, तो वहां पे से हम ये वाला पावर कॉमन उठा लेंगे। ठीक है, उसमें भी कॉमन लिया था, इसमें भी कॉमन कर लेंगे, है ना। ये वाली दोनों की दोनों पावर सेम है, दोनों की दोनों पावर कॉमन आती है, तो दोनों पावर आप कॉमन कर लो। ओके, इन दोनों पावर्स को आप कॉमन कर लो। ठीक है, ये वाला पूरा कंप्लीट ब्रैकेट और ये वाला पूरा कंप्लीट ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 की होल पावर 5 हमने कॉमन कर लिया। नाउ विद इन ब्रैकेट एक तो ये वाली वैल्यू बनेगी 5C4 है, 5C4 में एक ये वाला आंसर आ जाएगा 5C5 है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये रहेगा 1/2 पे टोटल पावर 5 है विद इन ब्रैकेट। 5C4 को हमने सोल्व करा था, सिंपल सिंपल 5 है और 5C5 को सोल्व करा था 1 है। ठीक है भाई, अभी तो हमने सोल्व करा यार, आपको मैंने सोल्व करके दिखाया था ना यहाँ पे। किधर है क्या कैलकुलेशन, ये रहा देखो, ये सिंपल सा 5 है, वो वाला सिंपल सा 1 है। ठीक है भाई, तो ये सेम कैलकुलेशन वहां पे काम आ रही है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे 5 और 1। ठीक है, 5 और 1 को सोल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 की पावर 5 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 2 की पावर 5 होती है 32, आप इसको 2 के टेबल पे कट कर दो, तो भाई 2 3 जा होता है और 2 16 जा होता है, तो 3/16 आंसर आ गया। ठीक है भाई, पहले का आंसर 5/15, दूसरे का आंसर अपना कितना है 3/16, बिल्कुल सिंपल। अब लास्ट वाला करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला करते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है मैक्सिमम 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम 3। ठीक है भाई, मैक्सिमम 3, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैक्सिमम 3 का मतलब है 3 से आगे नहीं जाना है, 3 इज द लास्ट पॉइंट। ठीक है, 3 को आगे क्रॉस नहीं करेंगे, तो अगर 3 को आगे क्रॉस नहीं करेंगे, 3 से छोटा तो ले ही सकते हैं ना। मैक्सिमम पॉइंट 3 है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके मतलब आपने अपने मन में ठाना कि हमें प्रोबेबिलिटी 3 घंटे में खत्म करना है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपको 3 घंटे में खत्म करना है, तो मैक्सिमम 3 घंटा है ना। अगर वो 2 में हो गया वेरी गुड, 1 घंटे में हो गया वेरी गुड, 1.5 घंटे में हो गया वेरी गुड, 3 बजने से 10 मिनट पहले पे हो गया वेरी गुड, तो मैक्सिमम 3 है। उस मैक्सिमम 3 में 3 से छोटी सारी वैल्यू इंक्लूड है, तो 3 से छोटी वैल्यू आपको लेनी है। 3 से छोटी वैल्यू पे जाओगे यहाँ पे 2 आएगा, 2 से छोटी वैल्यू पे जाओगे 1 आएगा, 1 से छोटी वैल्यू पे जाओगे 0 आएगा। तो ये 4 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई, ये 4 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है और मैं आपको इसका एक दूसरा मेथड सिखाता हूँ। ठीक है, 4 वैल्यू कौन कैलकुलेट करेगा यार, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, 4 वैल्यूज हैं भाई। देखो मेरी बात सुनो, आपको मालूम है कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, अगर एन का वैल्यू 5 है तो कैपिटल एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है ना। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, आपने सीखा है 9.1 में, 9.2 में सीखा है, अगर n का वैल्यू 5 है तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल रैंडम वेरिएबल वैल्यू हमारी हो सकती है। इन पॉसिबल रैंडम वेरिएबल में क्वेश्चन कहता है ये 4 इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, ये 4 इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, मान लो इन सब का प्रोबेबिलिटी k है। ठीक है भाई, इन चारों इवेंट का जो टोटल आंसर आएगा कुल मिलाकर के k है। एंड आपने जब मीन डिटरमाइन किया था तो मीन में आपको मालूम है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर k में k के साथ में इन दोनों का प्रोबेबिलिटी मान लो, ठीक है, आप कुछ समय के लिए मान लो v है। ठीक है भाई, कितना है v है, तो आपको ये अच्छे से मालूम है k प्लस में v का टोटल आंसर 1 है।
ठीक है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर आपको k का आंसर पता लगाना है तो 1 में से v को माइनस कर दो। ठीक है भाई, 1 में से v को माइनस कर दो, यानी कि जहां पे ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो आप ज्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए 1 में से कम कैलकुलेशन माइनस कर दो। सिंपल एकदम। ओके, ज्यादा कैलकुलेशन अगर आपको अपने क्वेश्चन में करना है तो टोटल 1 में से कम कैलकुलेशन माइनस कर दो। तो इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से मैक्सिमम 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है। तो हम ये 4 वैल्यू इतनी ज्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए 3 से आगे जाएंगे, एक 4 आएगा, 4 से आगे 5 आएगा, तो ये 2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है, सिंपल है, एज कंपैरिजन टू 4 वैल्यू। तो इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर लो, जब भी क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन करना हो तो आप उसको 1 में से कम कैलकुलेशन करके सोल्व कर लो। ठीक है भाई, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, इस वाले कंसेप्ट को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो आने वाले क्वेश्चंस में जहां पर भी ये वाला कंसेप्ट यूज होगा वहां पे मैं आपको बोला करूंगा यूज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है भाई, क्या बोला करूंगा? यूज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ज्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए टोटल 1 में से छोटा कैलकुलेशन माइनस कर लो, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 का आंसर हम यहाँ पे नोट करेंगे, ये बनेगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी। कम कैलकुलेशन के वेरिएबल कौन से हैं? तो एक वैल्यू 4 है। ठीक है, एक वैल्यू 4 है और साथ में एक वैल्यू 5 है। ठीक है, अभी एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 5 है, इनके अलावा जो रिमेनिंग है वो क्या है? 4 और 5 है। तो टोटल 1 में से 4 और 5 माइनस कर लेंगे, 4 और 5 का कैलकुलेशन ब्रैकेट में किया जाएगा। ठीक है भाई, 4 एंड 5 का कैलकुलेशन ब्रैकेट में किया जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल 4 और 5 का जो आंसर है वो यहाँ पर है, ये रहा। 4 और 5 का आंसर ये वाला है, 3/16। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया है भाई, 3/16 आपने सॉल्व किया ही हुआ है। तो यहाँ पे आप नोट कर दो, 1 में से माइनस करना है 3/16, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दो। 1 से एलसीएम लेके 16 आएगा, 16 में 3 माइनस करेंगे, 16 से ही डिवाइड करेंगे, तो आंसर आपके पास में आएगा 13 के डिनोमिनेटर में 16। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, चुटकी मार के क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चुटकी मारते ही क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, बिकॉज वी आर यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। बड़ी कैलकुलेशन ना करते हुए 1 में से छोटी कैलकुलेशन हमें माइनस करनी है, और जो छोटी कैलकुलेशन है वो हमने इसके सेकंड पार्ट में सोल्व करी है। सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा 3/16। तो बस 1 में से 3/16 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 13/16, है ना? बिल्कुल सिंपल। ओके, आगे बढ़े, 12 नंबर से आगे बढ़ा जाए भाई। देखिए 13 नंबर देखिए आप, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट जो है सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल। एक एक्सपेरिमेंट पास हो जाता है, सक्सीड्स का मतलब पास हो जाता है। आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक्सपेरिमेंट पास हो जाता है 2 गुना एज कंपैरिजन टू फेल होने के, है ना? एक्सपेरिमेंट जो है वो पास हो जाता है, सक्सेस हो जाता है 2 गुना, ट्वाइस ट्वाइस सक्सेस हो जाता है एज कंपैरिजन टू फेल होने के। तो यहाँ पे आपको अपना फेलियर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है भाई, सक्सेस और फेलियर का आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले आगे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इसी को सोल्व करो, यहाँ पे नोट करो। ठीक है भाई, यहाँ पे नोट कर लो लेट। ठीक है, लेट फेलियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, जो फेलियर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है भाई, फेलियर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है, ओके, फेलियर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है कुल मिलाकर के k है। ठीक है भाई, कितना है? कुल मिलाकर के k है। देखो वैसे तो होता है ये q, ठीक है, वैसे तो होता है ये q, तो हम q को क्या मान रहे हैं? q को हम k मान रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी में आप नोट कर देंगे, ये वैसे तो होता है p, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है सक्सेस प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है, 2 गुना है। ठीक है, ट्वाइस है, 2 गुना है, 2 गुना किसका है? फेल होने का। तो फेल वाला वैल्यू आपने k माना है, तो सक्सेस वाला वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई k। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय k हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको रिलेशन यूज करना है। आपको मालूम है p प्लस में q का टोटल वैल्यू 1 रहता है,
P का आंसर आपने 2k डिटरमाइन करा है, Q का वैल्यू आपने k लिखा हुआ है, टोटल वैल्यू 1 है, दोनों को एडिंग करेंगे तो 3k का वैल्यू 1 है, यानी कि जो k का आंसर है 1/3 है। ठीक है भाई, व्हाट इज द आंसर ऑफ k? तो k का आंसर 1/3 है। अब k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके p और q का वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, सो आपने कैलकुलेशन करी, पता करा भाई p का वैल्यू जो है, ठीक है, p का वैल्यू जो है वो 3k है, नहीं 3k नहीं है, सॉरी 2k है। ठीक है भाई, p का वैल्यू कितना है? 2k है, तो 2 में k का वैल्यू कितना है? 1/3 है, यानी कि जो p का आंसर है सिंपल सा 2/3 है। और इसके अपोजिट में q का वैल्यू कितना है? तो वो k है, और k का वैल्यू 1/3 है। तो ये हमारे पास p और q की वैल्यू फाइंड करने का रिलेशन इन्होंने दिया हुआ था। ठीक है भाई, रिलेशन का हमने यूज करके सबसे पहले क्वेश्चन में p और q का वैल्यू फाइंड करा। अब ये वैल्यू फाइंड करने के बाद आप क्वेश्चन को फर्दर आगे रीड करो और चेक करो फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन आपको कहता है, ठीक है भी, क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी पता करिए इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, अगर आप 6 बार और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, 6 बार और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का मतलब है n का वैल्यू टोटल 6 है। ठीक है भी, n का वैल्यू टोटल 6 है, तो अगर n का टोटल वैल्यू 6 है तो देयर विल बी, ठीक है भाई, देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। ठीक है भाई, देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी तो आपको मालूम ही है 2/3 है, तो वो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, आपको पता लगाना है इस 4 में से एटलीस्ट 4 सक्सेस हुई है ना। n वैल्यू 6 है, तो n 6 में से मिनिमम 4 सक्सेस आपको मिल गई है, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है भाई, तो मिनिमम वैल्यू 4 है माय डियर स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू 4 है, 4 को इंक्रीज करके 5 पे जाएंगे, 5 को इंक्रीज करके 6 पे जाएंगे, तो 4 5 6 का वैल्यू हमें पता लगाना है। ठीक है भाई, 4 5 6 का वैल्यू हमें पता लगाना है, और n वैल्यू 6 है, तो 6 को आगे 7 पे नहीं लेके जाएंगे, 6 पे जा करके स्टॉप हो जाएंगे, तो 4 5 6 वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे n वैल्यू 6 है और r का वैल्यू आइदर 4 है या फिर 4 से बड़ा है, तो उसका मतलब है 4 5 6। ठीक है भाई, तो आगे आप यहाँ पे नोटिंग करना चालू करो भाई। ठीक है, यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी जो है वो एटलीस्ट 4 सक्सेस है, ये अपने को पता लगाना है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? तो भाई इसका मतलब है एक तो हमें यहाँ पे 4 वाला वैल्यू चाहिए, एक अपने को यहाँ पे 5 वाला वैल्यू चाहिए, और एक अपने को यहाँ पे 6 वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, ये 3 वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। आइए फटाफट तेजी में चालू करते हैं। ओके जी, एकदम स्पीड में वैल्यूज को नोट करेंगे। n वैल्यू 6 है, r वैल्यू 4 है, 6c4 है। ठीक है, 6c4 के साथ p का वैल्यू आपने फाइंड करा है 2/3 है, 2/3 की पावर 4 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन q पे आएगा, तो q का वैल्यू 1/3 है, 1/3 पे दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 है। ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखिए, देखो भाई इस चैप्टर के क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में वैल्यू को ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कुछ इधर उधर गड़बड़ हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको करना है ये। फिर इसमें आपको एडिंग कर देना है। अब n वैल्यू 6 है तो 6 रहेगा। ठीक है भाई, r वैल्यू 5 है तो 5 आएगा, 6c5 है, 6c5 के साथ में p वैल्यू 2/3 है, 2/3 पावर 5 है, फिर q का वैल्यू 1/3 है, दोनों को माइनस करेंगे 1 होगा। ठीक है जी, फिर लास्ट में एडिंग कर देंगे, एडिशन करने पे n भी 6 है, r भी 6 है, तो 6c6 है, 6c6 के बाद में 2/3 की टोटल पावर 6 है, एंड 1/3 जो कि q वैल्यू है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 है। ठीक है भाई, 3 वैल्यूज हमने नोट कर दी हैं, इन तीनों को हम बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए भाई आप ऐसे देखो, जो इनका डिनोमिनेटर है ये वाला डिनोमिनेटर 3 पावर 4 3 पावर 2, यानी कि यहाँ पर है 3 पावर 6। इन दोनों को ध्यान से देखो, 3 पावर 5 3 पावर 1 3 पावर 6, यहाँ पे तो 3 पावर 6 है ही है, ये है ना, वो जीरो को तो हम इग्नोर ही कर देंगे, तो 3 पावर 6 है ही है। तो बस आप 3 पावर 6 फटाफट तेजी में कॉमन कर लो। ठीक है भाई, हर जगह से 3 पावर 6 वैल्यू कॉमन आ जाएगी, तो आप नोट करेंगे, आप नोट करेंगे डिनोमिनेटर में हमने 3 पावर 6 कॉमन करा, और इसका न्यूमरेटर भी ध्यान से देखो,
ठीक है। इसका न्यूमरेटर भी ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 पावर 4 है, यहाँ पे 2 पावर 5 है और यहाँ पे 2 पावर 6 है। ठीक है, भी बिल्कुल ध्यान से कहानी समझनी है। 2 पावर 4 है, फिर एक जगह पे 2 पावर 5 है, एक जगह पे 2 पावर 6 है, तो छोटी पावर कॉमन आएगी। छोटी पावर 4 है तो पावर 4 वैल्यू कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे नोट कर देंगे भाई 2 पावर 4 हमने कॉमन कर लिया। ठीक है भाई, 2 पावर 4 और 3 पावर 6 हमने कॉमन कर लिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब बाकी का जो है आप इसके ब्रैकेट पर नोट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में नोट करेंगे तो एक तो यह आएगा 64। ठीक है भी, एक तो आएगा 64। 64 में 2 पावर 4 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो कुछ रिमेनिंग ही नहीं रहा। फिर इसमें एडिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक यहाँ पे 65 है। ठीक है भी, 65 है, 65 में पावर 5 है, पावर 5 में से पावर 4 यहाँ पर है, तो सिर्फ यहाँ पे एक पावर 2 रिमेनिंग रहेगा। समझ रहे हो ना भाई? ये वाला वैल्यू जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर 5 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे 2 रिमेनिंग है, डिनोमिनेटर बाहर कॉमन है, यहाँ पे कुछ आना नहीं है। फिर इसमें दोबारा एडिंग 66 है। ठीक है भी, 66 है, पावर 6 में से पावर 4 बाहर है, 6 वैल्यू में से 4 बाहर है, तो 2 रिमेनिंग है। ठीक है भी, टोटल वैल्यू 6 में से 4 बाहर है, तो यहाँ पे आपके पास में सिंपल 2 रिमेनिंग है। आगे जीरो को हमें कुछ देखना नहीं है, इसके साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ समझनी है सारी बातें। यहां से हमने 2 पावर 4 कॉमन करा। ठीक है, 2 पावर 4 कॉमन करा तो यहाँ पे सिंपल सा 2 रिमेनिंग है। यहां से भी हमने 2 पावर 4 कॉमन करा तो 6 में से 4 कॉमन है, तो पावर 2 रिमेनिंग है। तो पावर 2 रिमेनिंग ब्रैकेट में, बाकी 2 पावर 4 बाहर, वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। तो व्हाट इज द 2 पावर 4 बताओ। हाँ भाई, 2 पावर 4 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2 पावर 4 16 होता है। अब 2 पावर 6 कितना होता है भाई? 2 पावर 6 में 2 पावर 5 होता है 243। ठीक है भाई, 243 के साथ में 3 और आ जाएगा। यहाँ पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई करके लिखें इसको। अभी 3 पावर 6 लिखना है अपने को। ठीक है, 3 पावर 6 हमें लिखना है, तो 3 पावर 6 को मैंने लिख दिया है 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 पावर 5, या पहले काम करते हैं इसका ब्रैकेट सोल्व करते हैं, क्या पता ब्रैकेट में से कोई 3 का मल्टीपल हो जो 3 पे कैंसिल हो जाए, है ना? तो अभी इसको हम, अरे कहाँ गया ये, पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। यहाँ पे काम करते हैं, इसको सिंपल 3 पावर 6 रहने देते हैं। ठीक है भाई, जो जैसा है उसको वैसे रहना देते हैं। तो 2 पावर 4 है, डिनोमिनेटर में 3 पावर 6 है, विद इन ब्रैकेट 6c4 सोल्व करना है। ठीक है भाई, 6c4 हमें सोल्व करना है, तो फैक्टोरियल 6 है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 है, दोनों को माइनस करेंगे 2 फैक्टोरियल है। सबसे बड़ा फैक्टोरियल को हम 4 तक ओपन कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 है, मल्टीप्लाई 4 है, स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप के साथ फैक्टोरियल आएगा, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 1 है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 है, 2 3 जा 6 है, आंसर 15 है। ठीक है भाई, यहाँ पे नोट कर देंगे 6c4 का आंसर 15 है। एडिशन 6c5 को भी आप सोल्व करेंगे तो 6c5 का वैल्यू आंसर बनेगा 6, 6 के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, एडिशन 6c6 वैल्यू सिंपल सिंपल आपके पास में 1 होती है, 1 के साथ में 2 पावर 2 करोगे 4 आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो 15 है, 6 2 12 है और 4 है। ठीक है भाई, 6 2 12 है, 12 में 4 एडिंग करेंगे, आंसर आपका 16 हो जाएगा। 16 में 15 हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 31 हो जाएगा। तो बस ब्रैकेट में 31 आ रहा है, यानी कि 6 का कुछ मल्टीपल है नहीं, तो इसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 16 है, 16 के साथ में सिंपल सा 31 है, डिनोमिनेटर में ये देख लेते हैं कितना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा था 3 पावर 6, 3 पावर 5 और 3 होता है, 3 पावर 5 243 होता है और साथ में 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 729 आ जाएगा। ठीक है भी, कितना आ जाएगा? 729 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे डिनोमिनेटर में है 729 की वैल्यू। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, एक वैल्यू 16 है, एक वैल्यू 31 है, तो 16 को 1 से करेंगे 16 आएगा, कैरी 1 चला गया, 16 3 होता है 48, 48 में 1 प्लस करा 49 हो गया। ठीक है भाई, तो आंसर बना अपने पास 496 और इसके डिनोमिनेटर में 729। ठीक है भाई, 496 डिवाइड बाय 729 जो है वो हमारे क्वेश्चन 12 का आंसर है। ठीक है भाई, कैलकुलेशंस बिल्कुल ध्यान से करनी है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है आपको? आगे बढ़ा जा सकता है। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप कहानी समझ गए हैं। तो जब पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा तो ये आपको विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है भाई,
बिल्कुल सिंपल सिंपल हमने सॉल्व करा है। ओके जी, बिल्कुल सिंपल सॉल्व करा, आसानी से हमारा क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ये वाला करते हैं। ठीक है भाई, ये वाला करते हैं। समय कितना हो गया? 36 हो गया। तो एक काम करते हैं, ये लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट करते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर आपको अगली क्लास में करवा देंगे। ठीक है भाई, देखो 14 क्या कहता है। तो 14 नंबर कहता है ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रो 6 टाइम्स। हमने डाई के पेयर को 6 बार थ्रो करा। ठीक है, पेयर ऑफ डाइस, डाइस का एक पेयर। ठीक है, डाइस के एक पेयर में 2 डाई होते हैं। ठीक है भाई, डाइस के एक पेयर में 2 डाई होते हैं, तो हमने 2 डाइस को 6 बार थ्रो करा। ठीक है भाई, 2 डाइस को हमने 6 बार थ्रो करा। तो क्वेश्चन कहता है गेटिंग अ टोटल ऑफ 7। ठीक है, गेटिंग टोटल ऑफ 7 ऑन 2 डाइस। तो ये 2 डाइस की बात हो रही है ना, 2 डाइस को आपने थ्रो करा, तो इन 2 डाइस पर टोटल ऑफ 7 आने का मतलब है सम ऑफ 7 आना। ठीक है भाई, इन 2 डाइस पर सम ऑफ 7 आना जो है वो एक सक्सेस की तरह काम कर रहा है। तो सम ऑफ 7 का जो प्रोबेबिलिटी बनेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 जो है वो हमारे लिए पी का वैल्यू है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। तो फिर क्वेश्चन कहता है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बताइए आंसर क्या है। ठीक है भाई, इन दोनों का आंसर अपने को बताना है क्या है, लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना होगा सम ऑफ 7 का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, आपको डबल डाइस का क्वेश्चन दिखा देते हैं। ठीक है भाई, डबल डाइस का डायग्राम आपको दिखा देते हैं, फिर फटाफट तेजी में अपना कर लेंगे। ठीक, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भाई डबल डाइस। ठीक है, डबल डाइस। ठीक है भाई, आ रहा है लिखा हुआ, देखना चेक करते रहो, वहां पे डबल डाइस आ रहा है। डबल डाइस, या आ रहा है डबल डाइस? अबे यार, नेट ही नहीं चल रहा, नेट तो चालू करना पड़ेगा ना। डबल डाइस, ठीक है भाई, देखो भाई ये तो आया है, ये नोट कर दो अभी। डबल डाइस इमेजेस। ठीक है भाई, डबल डाइस, ये तो भाई डाइस ही आ गया। डबल डाइस आउटकम। ठीक है भाई, डबल डाइस आउटकम हमें चाहिए, डबल डाइस आउटकम। ठीक है भाई, डबल डाइस आउटकम, ये आ गया, ये कॉपी ले लेते हैं ये वाली। ठीक है भाई, ये वाले को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को? ये निकल कर आ गया, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो भाई इसमें आपको देखना है, ठीक है भाई, इस वाले डायग्राम में आपको देखना है सम ऑफ 7 कितनी बार है। ठीक है भाई, इसमें हमें चेक करना है सम ऑफ 7 कितनी बार है। तो ध्यान से देखो, दोनों डाइस को अगर आप दोनों वैल्यूज को एडिंग करोगे तो 7 आना चाहिए। तो 6 और 1 7। ठीक है भाई, 6 और 1 7, 5 और 2 आपका 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7, 6 और 1 7। तो टोटल ये वाले आउटकम है। ठीक है भाई, ये वाले टोटल आउटकम है। तो टोटल आउटकम है कुल मिलाकर के ये 6। ठीक है भाई, कितना आउटकम है? कुल मिलाकर के 6 आउटकम है। तो इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा आपके पास में 6 फेवरेबल आउटकम है। टोटल होते हैं डबल डाइस के 36 आउटकम। ठीक है भाई, कितने आउटकम होते हैं? टोटल 36 आउटकम होते हैं। तो 6/36, 6/36 का मतलब है 1/6। ठीक है भाई, कितना है आंसर आपका? 1/6। तो 1/6 जो है वो आपका सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट करते हैं। ठीक है, कहानी तो आप समझ गए हैं डायग्राम से देख करके। टोटल वैल्यू 6 है, डिवाइड में 36 है, तो टोटल 1/6 है। तो इसे आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से नोट करिए, सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे n कितना है। तो हमने डाइस के पेयर को 6 बार थ्रो करा, n का वैल्यू 6 है। सक्सेस प्रोबेबिलिटी 7 आना है, यहाँ पे हमने सोल्व करा था। तो फेवरेबल आउटकम 6 है, टोटल आउटकम 36 है, यानी कि टोटल ये आपका 1/6 है। इसके अपोजिट में q का वैल्यू 1 माइनस में p है। 1 माइनस p, 1/1 - 6 करेंगे तो आंसर में आपका 5/6 आ जाएगा। ठीक है भाई, इससे हम एक काम करते हैं, इस पूरे डायग्राम को हम थोड़ा छोटा करके यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है भाई, तो इस डायग्राम के हिसाब से हमने ये प्रोबेबिलिटीज वगैरह नोट करी हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। ठीक है भाई, इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला प्रोबेबिलिटी हमने नोट किया है, और ये डायग्राम आपने छोटी क्लासेस में बनाना सीखा है। ठीक है, ये डायग्राम आपने छोटी क्लासेस में बनाना सीखा है, डबल डाइस के आउटकम कैसे बनाए जाते हैं। तो टोटल ये वाले आउटकम आते हैं और वो आपके सामने वहां पे प्रोबेबिलिटी आ गया। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, इसको हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे आपको क्वेश्चन कहता है
ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आपको कहता है मेरे दोस्तों कि एटलीस्ट 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है भाई, आपको एटलीस्ट 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो यानी कि मिनिमम 5। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम 5 आपको बताना है कितना होगा। ठीक है भाई, मिनिमम 5 का आंसर बताना है। तो मिनिमम 5 का मतलब है 5 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 5 तो होने चाहिए। 5 को आगे इंक्रीज करेंगे तो 6 आएगा, और 6 से आगे हमें जाना नहीं है। ठीक है भाई, मिनिमम 5 में 5 तो आना ही आना है। 5 को इंक्रीज करेंगे 6 आएगा, लेकिन 6 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि n वैल्यू 6 है। 6 से आगे जाके करेंगे क्या, तो n वैल्यू 6 है तो लास्ट का पॉइंट 6 रहेगा। तो ये 5 और 6 की वैल्यू आपको चेक करनी है। तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे आप NCR। ठीक है, n वैल्यू 6 है, r वैल्यू 5 है, 65 के साथ में 1/6। ठीक है, p का वैल्यू 1/6, तो 1/6 पावर 5। फिर से ब्रैकेट में आपके पास में आएगा q वैल्यू जो कि 5/6 है। तो 5/6 पे दोनों को माइनस करने पे 1 आएगा, फिर एडिंग साइन। यहाँ पे n भी 6 है, r भी 6 है, तो 6c 6 हो गया। फिर p की वैल्यू 1/6 है, 1/6 की पावर 6, और फिर 5/6 है, 5/6 की पावर 0। ठीक है भाई, 5/6 की पावर 0। आप एक छोटा सा काम करिए, अगले वाले स्टेप में 5/6 पावर 0 को हटा करके नोट कर दें। ठीक है भाई, ये इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, सिंपल इतना आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाले स्टेप में ये वाला आंसर आएगा। अब आप यहाँ पे इसका अगले वाला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वी आर गोइंग टू टेक कॉमन। ठीक है, कॉमन हमें लेना है। तो यहाँ पे ये वाला 6 और ये वाला 6, 6 की पावर 5, 6 की पावर 1, यानी कि यहाँ पर है 6 की पावर 6। और यहाँ पर सिंपल सिंपल है आपके पास में 6 की पावर 6, तो 6 की पावर 6 कॉमन आता है। ठीक है भाई, 6 की पावर 6 जो है वो कुल मिला के कॉमन आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई डिनोमिनेटर में 6 की पावर 6 कॉमन आता है। न्यूमरेटर में बिल्कुल सिंपल है, कोई कॉमन आ नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। भाई समझ रहे हो ना, ये जो पहले वाला हमने क्वेश्चन करा इसमें यहाँ पे 2 की पावर 4 हर जगह कॉमन आ गया था, तो हमने वो लिखा था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा था, तो 1 हमने नोट किया था। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे भी न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो हमने 1 नोट कर दिया। ठीक है भी, 1/6 की पावर 6 है। विद इन ब्रैकेट एक तो ये आएगा 65। ठीक है भी, 65 आएगा। ऊपर 1 की पावर 5 है, 1 की पावर 5 1 होता है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 5 होता है, एडिशन साइन। ये आएगा 66। ठीक है भी, 66, 1 की पावर 6 कुल मिलाकर के 1 होती है, डिनोमिनेटर कॉमन है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसे अपने को सोल्व करना है। ठीक है भाई, 6c5 का मतलब है 6। ठीक है भाई, यहाँ पे आप इसको लिखोगे 1 की पावर पे 6 की पावर 6 है, और 6c5 का वैल्यू 6 होता है, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, मल्टीप्लाई में 5 है, फिर एडिंग 6c6 1 होता है, साथ में 1 है, ब्रैकेट क्लोज। 5 6 30, माय डियर स्टूडेंट, 5 6 30 और प्लस 1 करेंगे तो 31। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई 31 है। ठीक है भाई, 31 है, डिनोमिनेटर में 6 की पावर 6 है, आपकी बुक में इतना ही आंसर लिखा हुआ है। बेसिकली डिनोमिनेटर में जो पावर है वो बड़ी है, 6 की पावर 6 इवेल्युएट करना थोड़ा बड़ा काम है, तो वो हमें नहीं करना है। तो 31 डिवाइड बाय 6 की पावर 6 आंसर है अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद में बात करें अगर इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है भाई, अगर इसके सेकंड पार्ट की हम बात करें तो एग्जैक्टली 5। ओ माय गॉड, ये पहले करना चाहिए था अपने को। एग्जैक्टली वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, उसके अंदर ना मिनिमम ना मैक्सिमम कुछ नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट होता है। तो एग्जैक्टली 5 है भाई, एग्जैक्टली 5 बताना है, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 5 आपको बताना है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई, n का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 5 है, p का वैल्यू 1/6 है, टोटल पावर 5 है, फिर q का वैल्यू 5/6 है, दोनों को माइनस करने पे 1 है। 6c5 का वैल्यू रहता है 6, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 पावर 5 1, और इसके साथ 5 पावर 1 करेंगे 5। इसके डिनोमिनेटर में इन दोनों को कंबाइन करके नोट करेंगे, 6 की पावर 6 है। ठीक है भाई, 6 की पावर 6 है। और आप एक काम करें, या फिर रुको, ऐसे ना करो, इसको यहाँ पे पहले इसको लिखो, ये है आपके पास में 6 की पावर 5, फिर मल्टीप्लाई, ये वाला आंसर सिंपल सा 6।
तो ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, आपके पास रिमेनिंग रह गया है 5 के डिनोमिनेटर में 6 की पावर 5। ठीक है, यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 5 डिवाइड बाय 6 की पावर 5। बिल्कुल सिंपल आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल आंसर। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आ गई है। ओके, तो आज की क्लास में हमने आपको थोड़ा बहुत बेसिक से क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आई है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को ना डबल स्पीड पे दोबारा देखो। कल दूसरी वीडियो आएगी तो कल दूसरी वीडियो से पहले एक बार और आप इसको डबल स्पीड पे देखो, सो दैट आपको कंसेप्ट समझ आए कि भैया आखिर हो क्या रहा है। एट लीस्ट वाला कैसे होगा, मैक्सिमम वाला कैसे होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का यूसेज कैसे होगा। बाकी क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में करवाता हूँ। ठीक है, कल ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो, कल ही करवाऊंगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मुलाकात करते हैं। गुड बाय, गुड नाइट।